Hello everyone, welcome back to the channel of Career Zone, and today I'm going to tell you about MCQs or multiple choice questions. So whenever you do the reading, most of the students face problems that how they will solve these kind of MCQs, how they can find the correct answer, because all the options in these kind of questions would seem relatable to your content, but how you have to eliminate them, how you have to differentiate them, that is what you're going to learn in this video from Career Zone. So as we say, looking for a milestone, let's begin with Career Zone. So let's start our practice of multiple choice questions. So before we start practicing with actual multiple choice questions, first of all let me make you aware with the method of your IELTS reading, which means कि IELTS reading के MCQs questions आपको solve करने कैसे हैं. So the very first step in this is read the question. मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, because until and unless you are reading the question properly, आपको जो second step है which is the demand of the question वो समझ नहीं आएगा. So whenever you read the question, make sure you're doing it very calmly so that you understand the question completely and you don't have any doubts left. अच्छे से क्वेश्चन पढ़कर समझने के बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप्स पर फोकस करना चाहिए. So talking about the next step, it is focus on the demand. So this is also very important. Whenever you're going to do multiple choice questions, the only thing that will help you to read out, or I can say choose your answers, is the demand. For example, there are many questions which end with because, or there are some questions which ask you about what is the main point in the paragraph. So that is basically the demand of the question. डिमांड का सिंपल मीनिंग ये रहता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आपको किस वे में आंसर करना है. जैसे कि आपको किसी चीज़ का रीज़न बताना है, किसी चीज़ का मेथड बताना है, या फिर पैराग्राफ में किस चीज़ की ज़्यादा बात हो रही है, आपको वो ऑप्शन चूज करना है. So the third step is find location through keywords. So most of you would be aware of what are the keywords. बट जिनको नहीं पता, कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे क्वेश्चन और पैराग्राफ में सिमिलरली रिपीट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डिटेल्स लाइक सम राइटर नेम, किसी प्रॉपर जगह का नाम या फिर किसी प्रॉपर चीज़ का नाम. ये जो चीज़ें हैं मोस्टली पैराफ्रेज्ड नहीं आती. सो ऐसे कीवर्ड्स आपको लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं. नाउ जब आप लोकेशन पे पहुंच जाते हो, द नेक्स्ट थिंग यू शुड डू इज रीड एट लेंथ, दैट इज at least 5 to 6 lines. Most of the students commit this mistake कि जैसे ही वो लोकेशन पे पहुंचते हैं वो 1 या 2 लाइंस रीड करने के बाद अपने ऑप्शंस में से सही आंसर चूज करने की कोशिश करते हैं. बट यू शुड नॉट डू दिस. जब भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप लेंथ में रीड कर रहे हो फॉर मिनिमम 5 to 6 लाइंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर दी जाती है. जैसे कुछ कनेक्टर्स लगाने के बाद सच एज हाउएवर, बट, जो हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन के कनेक्टर्स हैं. मोर ओवर जब आप लेंथ पर रीडिंग करोगे तो आपको क्लैरिफिकेशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शंस जो हैं हमारे पैसेज में दिए होते हैं, बट उन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, उन ऑप्शंस का मतलब क्या है, वो चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब आप लेंथ पर रीडिंग कर रहे हो. सो द नेक्स्ट स्टेप इज मेक पॉइंट्स आउट ऑफ योर इंफॉर्मेशन. सो आप डाटा तो पढ़ चुके हो, लोकेशन पर जाके आपने रीडिंग भी कर ली, पर नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है उस डाटा में से, उस इंफॉर्मेशन में से पॉइंट्स निकालने की कोशिश कीजिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी पैराग्राफ को एज इट इज़ लर्न करने की कोशिश करोगे ताकि आपको दोबारा वो चीज़ ना पढ़नी पड़े, तो आप प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो जब भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, कोशिश कीजिए कि आप उसमें से पॉइंट्स बना रहे हैं. जैसे अगर आपने 4-5 लाइन्स पढ़ी हैं तो उन लाइन्स को लर्न करने की जगह 4-5 पॉइंट्स लर्न करिए कि पैराग्राफ में किन किन चीज़ों की बात हुई है. So after you do this, the last step is come to your options and eliminate the wrong ones. That is, options पढ़ने के बाद जो options आपको गलत लगते हैं उनको क्रॉस कर दीजिए, और जो एक आंसर आपके पास बचता है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहता है. तो जब भी आप MCQs करेंगे, मेक श्योर कि पहले आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ रहे हो. अगर आप क्वेश्चंस के साथ ही ऑप्शंस पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. Now, as far as elimination is concerned, the next question arises कि ये elimination करना कैसे है? How you have to eliminate the wrong options.
तो इसके लिए भी हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज रहती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगी। So now when we come upon the elimination method, वो 3 तरीके होते क्या हैं? They are contradiction, irrelevant और not given। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रॉन्ग ऑप्शंस आइडेंटिफाई करते हो, आप उनको इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में क्लासिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप ऑप्शंस रीड करोगे, अगर कोई ऑप्शन आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन में जो बात हो रही है वो हमारे पैराग्राफ से बिल्कुल ऑपोजिट है, दैट मीन्स वो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आप उसे भी क्रॉस कर सकते हैं। सेकेंड चीज होती है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन ऑप्शन में दे रखी है वो क्वेश्चन की डिमांड से मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको कोई रीजन फाइंड आउट करना है, पर ऑप्शंस में उस चीज की फर्दर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है और वो रीजन नहीं है, तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता बिकॉज ये क्वेश्चन की डिमांड से ही मैच नहीं कर रहा। थर्ड एंड फाइनल पार्ट इज नॉट गिवन। तो ये चीज़ काफ़ी आसान रहती है। अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसकी बात पैराग्राफ में आपकी लोकेशन की जगह पर कहीं नहीं की, दैट मीन्स वो ऑप्शन नॉट गिवन है और ऐसे ऑप्शंस भी कभी करेक्ट नहीं होते। तो जब भी आप MCQ सॉल्व कर रहे हो, हर एक ऑप्शन को पढ़ने के बाद इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए और जो ऑप्शन तीनों कैटेगरीज में ही नहीं आता वो आपका सही ऑप्शन रहेगा बिकॉज वो डिमांड से भी मैच कर रहा है, लोकेशन पे उसकी इंफॉर्मेशन भी सही है, सेकेंडली आपको पूरी का पूरा लोकेशन जो है एज इट इज वहां पर मिल रहा है। सो नाउ व्हेनेवर यू डू द रीडिंग MCQs और आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो इन तीनों कैटेगरीज में से किसी में भी नहीं जा रहा है, दैट मीन्स वो आपका करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज जो भी ऑप्शन सही रहेगा वो क्वेश्चन की डिमांड से भी मैच करेगा, लोकेशन की जगह पे आपको उसका कीवर्ड भी मिलेगा, सेकेंडली MCQs के ऑप्शंस और लोकेशन पर मीनिंग सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, अब मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज आपको एग्जाम्पल के तौर पे अपनी रीडिंग में कैसे अप्लाई करनी है वो चीज़ समझाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी वी हैव अ पैराग्राफ ग्लोबल वार्मिंग इन न्यूजीलैंड और उसके अकॉर्डिंग हम जो अपना MCQ का क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ? फर्स्ट पैराग्राफ इस रीडिंग का ये है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें हमें लोकेशन के तौर पर सिर्फ पैराग्राफ दे रखा है, दैट मीन्स हमें पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसमें से जो मेन आइडिया है, जो मेन क्रस्ट है, वो सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पैराग्राफ रीड करते हैं। फॉर मेनी एनवायरमेंटलिस्ट द वर्ल्ड सीम्स टू बी गेटिंग वार्मर। तो फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट ये सोचते हैं कि वर्ल्ड जो है वार्म हो रहा है, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर दिन ब दिन राइज कर रहा है। तो जब भी आप रीडिंग करोगे इस तरीके से अपने हाथ में पॉइंट्स रखने हैं। जैसे इस पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट आपने क्या पढ़ा है कि जो वर्ल्ड है उसमें टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ लेट अस रीड आवर सेकेंड लाइन। As the nearest country of South Polar region, New Zealand has maintained an upward trend in its average temperature in the past few years. अब सेकेंड लाइन लॉन्ग है, इसके लिए हम यहाँ से कीवर्ड्स मार्क कर सकते हैं। साउथ पोलर रीजन, न्यूजीलैंड, अपवर्ड ट्रेंड और एवरेज टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि पास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पिछले कुछ सालों में न्यूजीलैंड जो साउथ पोलर रीजन की कंट्री है उसने एवरेज टेम्परेचर में अपवर्ड ट्रेंड मेंटेन किया है। दैट मीन्स पिछले कुछ सालों में इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। नाउ लेट अस रीड आवर थर्ड लाइन। However, the temperature in New Zealand will go up to 4 degrees Celsius in the next century, while the polar region will go up more than 6 degrees Celsius. अब इस लाइन से हमें दो चीज़ों में कंपैरिजन मिला है। फर्स्ट इज न्यूजीलैंड, सेकेंड इज पोलर रीजन। और ये लाइन हमें बता क्या रही है कि न्यूजीलैंड का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होने की संभावना है, वेराज पोलर रीजन का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। दैट मीन्स न्यूजीलैंड के टेम्परेचर कम है और पोलर रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा है। हमारी लास्ट लाइन, द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ टेम्परेचर स्टेम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग ओशन विच एक्ट्स लाइक द एयर कंडीशनर, दस न्यूजीलैंड इज कंपैरेटिवली फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो अच्छी है।
सो लास्ट लाइन का मीनिंग ये है कि क्योंकि न्यूजीलैंड के आसपास ओशंस या फिर सी है, इसलिए उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा, बिकॉज ये ओशंस एयर कंडीशनर की तरह बिहेव करते हैं। दैट मीन्स न्यूजीलैंड को ठंडा रखते हैं। अब जब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, एक बार हम पॉइंट्स दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इस पैराग्राफ में ये था कि वर्ल्ड जो है वार्म हो रहा है। सेकेंड पॉइंट ये था कि न्यूजीलैंड का एवरेज टेम्परेचर पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुआ है। थर्ड पॉइंट ये था कि पोलर रीजन का टेम्परेचर न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। और लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि न्यूजीलैंड का टेम्परेचर उसके ओशन और सीज की वजह से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, दैट इज एलिमिनेट योर ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ऑप्शन रीड करेंगे। Temperature in the polar region will increase less than that in the New Zealand in next century. अब यहाँ पे polar region will increase less दे रखा है, that means न्यूजीलैंड का टेम्परेचर polar region से ज़्यादा रहेगा। और अगर हम अपना पैराग्राफ देखते हैं तो पोलर रीजन का टेम्परेचर 6 डिग्री और न्यूजीलैंड का 4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसीलिए रॉन्ग है। नाउ वी विल गो फॉर आवर सेकंड ऑप्शन। The weather and climate of New Zealand is very important to its people because of its close location to the polar region. अब people जैसे words की बात पैराग्राफ में कहीं नहीं हुई, तो ये ऑप्शन नॉट गिवन है, इस वजह से गलत है। अब हम सी ऑप्शन रीड करेंगे। The air condition in New Zealand will maintain a high quality because of the ocean. अब एयर की क्वालिटी की बात भी कहीं नहीं की, इसलिए ये ऑप्शन भी नॉट गिवन है, दैट मीन्स रॉन्ग। लास्ट ऑप्शन, द टेम्परेचर ऑफ न्यूजीलैंड विल इंक्रीज लेस देन दैट ऑफ अदर रीजन इन द नेक्स्ट 100 years बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय सी। दैट मीन्स न्यूजीलैंड का टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, जो यहाँ पे पोलर रीजन बताया था, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय सी की जगह यहाँ पे ओशन था। नाउ यू कैन सी कि डी ऑप्शन की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, पूरा मीनिंग भी मैच हो रहा है। सेकेंडली जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, द मेन आइडिया, वो चीज़ भी यहाँ मैच करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। सिमिलरली आप रीडिंग में कोई भी क्वेश्चन फेस करो, आप सिमिलर मेथड से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Okay, so guys, I hope that this video solved most of your queries regarding the multiple choice questions in IELTS reading. Do let us know in the comment box if there is any another question type which you want us to discuss. Till then, stay connected with our channel to get more videos which will broaden your horizons of knowledge regarding IELTS. Thank you so much.